that is called as 5th chapter periodic classification of elements। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो भी मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है, स्टेबल रहती है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ऑलराइट, अब इस चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि इन एलिमेंट्स को हम एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज कैसे करते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री सबसे पहले हम देख लेंगे। तो सबसे पहले किसने अरेंज किया, क्यों किया, कैसे किया, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है डॉब्रेनेर ट्रायड्स। ठीक है, डॉब्रेनेर जो साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, जब उन्होंने ये चीज़ क्लासिफाई करी, तो उनके पास 26 एलिमेंट्स ही एनवायरनमेंट में नोन थे। ठीक है, हमें सिर्फ 26 एलिमेंट पता थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन एलिमेंट्स को, 26 एलिमेंट्स को पर्टिकुलर वे में अरेंज करूं ताकि लोगों को ईजिली एक्सेसिबल हो, लोगों को अच्छे से समझ में आए कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कैसे हम उनको एक्सेसिबल में रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि किस किस कैटेगरी में हम एलिमेंट को जमा सकते हैं ताकि हम उसको आसानी से देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। इन्होंने ये चीज़ की कि अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है, 26 में से कोई भी 3 एलिमेंट्स को ले लेते हैं और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर का डबल अगर हम कर लेते हैं तो उसे एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम जमाते हैं, अगर उसको हम लिखते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए अगर फर्स्ट का एलिमेंट नंबर 1 है और सेकेंड थर्ड का 3 है, तो फर्स्ट एंड थर्ड का जो एवरेज है, मीन है, उसका सेकेंड वाला 2 आना चाहिए। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के होने चाहिए, जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने वो चीज़ जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसे कंक्लूजन में ये है कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के हिसाब से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, तो वहाँ पर जो पहले और तीसरे का जो एवरेज होगा, अगर वो दूसरे के बराबर होगा तो तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बाकी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि पहले एग्जाम्पल्स आप दे के बताओ। ठीक है, उन्होंने 3 के पेयर बताया। उन्होंने 3 के पेयर्स को क्या बोलते हैं, ट्रायड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 को उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया। 6.9 और लिथियम का 6.9 होता है और पोटेशियम का 3.9 होता है। इन दोनों का अगर आप मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो आपका आंसर आएगा 23। तो उन्होंने वो चीज़ जो बोली थी वो चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है, कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, चाहे वो केमिकली हो या फिजिकली हो। ठीक है, बाकी साइंटिस्ट भी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम एक एग्जाम्पल्स तो है, आप बाकी भी एग्जाम्पल्स दो। तो उन्होंने कैल्शियम को और स्ट्रोंटियम और बेरिलियम को भी, इन तीनों को एक साथ लिया, जिसमें एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं 40.1, 87.6 और 137.3, इस तरीके से रखा। ठीक है, 40.1 और 137.3 का अगर आप मीन निकालेंगे तो 87.6 होगा। और तो वो चीज़ फिर से कंफर्म हो गई कि कैल्शियम और ये तीनों जो वो है एलिमेंट है, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है। ठीक है, बाकी थर्ड एग्जाम्पल का भी उन्होंने वैसे ही प्रूव कर दिया। उसके बाद जितने भी 9 एलिमेंट्स थे, ये 9 एलिमेंट्स को भी उन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस बेसिस पे उन्होंने उसको क्लासिफाई किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने 3 एलिमेंट्स रखे और उसके बाद जब फर्स्ट एंड थर्ड का जो एवरेज निकाला, तो उसका सेकेंड वाला अगर वही होता है तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तीनों की। ठीक है, इनके लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स क्या थे? तो डॉबिनर के लिमिटेशंस ये थे कि ही फेल्ड टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने 9 एलिमेंट्स के ही उन्होंने अरेंजमेंट कर पाई थी। ही गेव ओनली 3 ट्रायड्स। ठीक है,
वो सारे के सारे अरेंज नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और हुई थी कि 26 एलिमेंट्स वे फाउंड देन, ठीक है। और 26 और उन्होंने ये कहा था कि 26 एलिमेंट्स ही हैं और आगे और मिलेंगी ही नहीं, ठीक है, जो फिर बाद में गलत साबित हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम है न्यूलैंड्स, ठीक है। न्यूलैंड्स ने भी एक लॉ निकाला था। इन्होंने बोला था कि देखते हैं कि किस एलिमेंट्स को जो उन्होंने जमाया था, तो उन्होंने डॉर्बियर को देखा था, तो उनकी जो अरेंजमेंट देखी और फिर उन्होंने कहा कि उस चीज़ को जो डॉर्बियर ने जो अरेंजमेंट की थी वो गलत है, उसको उन्होंने गलत साबित किया था। किस तरह से? एक लॉ को उन्होंने इन्वेंट किया, दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अभी ऑक्टेव नाम क्यों है? न्यूलैंड्स के समय में भी 26 डॉर्बियर के समय 26 थे, न्यूलैंड के समय 56 एलिमेंट्स बने थे, ठीक है। फिर उन्होंने 56 एलिमेंट्स को लेके अरेंज करने की कोशिश करी थी, ठीक है। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? ऑक्टेव यूजुअली जो हिंदी संगीत अगर आप देखें, सारे ग म प ध नि सा, ठीक है, तो उसमें 8 सुर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 हैं, लेकिन नी के बाद अपन सा भी लगाते हैं, ठीक है। वापस जब सा पे जाते हैं तो 8 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को अगर हम एलिमेंट्स को जमाते हैं तो जो पहले वाला होता है वो दोबारा से रिपीट होता है 8th में आके, ठीक है। देखिए सारे गा मा पा धा नी और वापस फर्स्ट में आके 8th में आके सा, फिर वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर वो 16th पे रिपीट होगा, इस तरह से वो रिपीट होगा, ठीक है। फिर है 24, उसके बाद तो जो फर्स्ट 8, 16 और 24th का जो नंबर जो होगा वो सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे कुछ पेयर रख दिए हैं, ऑलराइट। उस तरह के सेम यहाँ पर कॉलम्स इस तरह से बना दिए गए, तो उसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। कि अगर उसको वेरीफाई करना भी ज़रूरी था, तो इनकी जब उनको वेरीफाई किया तो वो कुछ ड्रॉबैक्स बाकी साइंटिस्ट ने इसके निकाला, ठीक है। तो इसका जो लॉ है जो फॉलो तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस टेबल में कैल्शियम कहाँ है? कैल्शियम के आगे जहाँ हम जाते हैं क्रोमियम बिल्कुल अलग हो जाता है, तो आगे पूरा का पूरा अलग ही गलत हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम तक तो इनकी टेबल ठीक थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी उनकी लॉ थी वो उस पर अप्लाई नहीं हो रही थी वो, ठीक है। ही अज्यूम्ड 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट ओनली इन नेचर, ठीक है। जैसे डॉर्बियर ने कहा था 26 है, तो न्यूलैंड ने भी कहा कि 56 एलिमेंट्स, जैसे 56 से ज़्यादा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो वो भी चीज़ वेरीफाई करके गलत हो गई थी। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ी गलती करी थी, ब्रोमीन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, और कोबाल्ट और निकल जो होता है वो मेटल होता है। तो इन्होंने क्या एक गलती करी थी, ब्रोमीन और कोबाल्ट और निकल एक साथ कर दिया था, ठीक है। तो ये गलत है, आप मेटल और नॉन मेटल को एक साथ कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। और आयरन जो होता है उसको, कोबाल्ट और निकल ऑलमोस्ट सेम होता है, उस चीज़ को बहुत अलग हो गया, ठीक है। तो फेरस इज सेम एज निकल एंड कोबाल्ट, बट ही हैड पुट हिम फार अवे फ्रॉम देम, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ भी गलत कर दी थी। ये 4 लिमिटेशंस आप याद रखना, यूजुअली एग्ज़ाम में उस चीज़ को पूछते हैं, ऑलराइट। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम होता है मेंडलीव्स, ठीक है। अब मेंडलीव्स थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, थोड़े ज़्यादा उन्होंने रिसर्च करी थी, और बहुत डिटेल के बाद, रिसर्च के बाद उन्होंने जाके यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है। अब देखिए किस बेस पे यहाँ पर उन्होंने टेबल बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे टेबल बनाई जा रही है, ठीक है। तो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही उन्होंने बनाई, ठीक है। डॉर्बियर ने भी बनाई, न्यूलैंड ने भी बनाई, अब मेंडलीव्स भी उन्होंने बनाया था कि ही ग्रुप्ड दी टुगेदर द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। और उन्होंने एक टेबल
बना के दी थी, ठीक है। इस पूरे टेबल को हमको मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको समझना है। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर ग्रुप्स दिए और पीरियड्स दिए हैं, ठीक है। और ग्रुप और पीरियड्स में क्या डिफरेंस होता है, जो वर्टिकल जो 1 2 इस जो ऊपर से नीचे जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 ग्रुप्स। इस तरह से उन्होंने 8 ग्रुप्स दिए, ठीक है। और कितने पीरियड्स दिए, 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे 7 और 7 पीरियड्स दिए, ठीक है। जो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं, जो वर्टिकल्स होते हैं, उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी टेबल उन्होंने बना के दी थी, ठीक है। इनकी टेबल की खास बात ये थी कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक करी थी कि यहाँ पर एक गैप छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, टेबल में, कि यहाँ पर 100% फ्यूचर में एलिमेंट्स फ्यूचर में ऐसे मिलेंगे जो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, मिल भी सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल बने थे उसमें इंक्रीज हुए ही थे एलिमेंट्स, ठीक है। पहले 26 थे, फिर 56 थे, लेकिन इन्होंने एक किया था कि अभी और मिलेंगे। पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि और हो ही नहीं सकते, लेकिन मेंडलीव ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि जो डिस्कवर्ड अभी नहीं हुए थे, जो अननोन एलिमेंट्स थे, उनकी गुंजाइश उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल पे छोड़ी थी, ठीक है, ताकि ये फ्लेक्सिबल हो सके और बाकी साइंटिस्ट भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गैलियम, जर्मेनियम ये सब नहीं नोन थे, लेकिन उस समय उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ के लिए जगह छोड़ दी है, ठीक है। उसी पोजीशन में और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में एलिमेंट्स मिले हुए, ठीक है। तो ये उनकी मेरिट्स थी, यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। इनकी लिमिटेशंस क्या थी, ये ड्रॉबैक्स क्या थे, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए और उसको दिखना भी चाहिए। इनको ये था कि उनके एलिमेंट्स में आइसोटोप के बारे में नहीं बताया। बात ये हो सकती है कि डॉर्बिनियर और न्यूलैंड में ने भी नहीं बताया आइसोटोप, लेकिन मेंडलीव्स के बारे में क्यों हुआ, ये क्यों उनके बारे में निकला, क्योंकि लिमिटेशंस में जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि भले ही वो पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने आइसोटोप्स नहीं लिखा है उसमें, ठीक है। वो अब हाइड्रोजन 3 तरीके का होता है, आप कैसे, अब सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, ठीक है। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, एक हाइड्रोजन के अंदर 2 होता है और एक हाइड्रोजन के अंदर 3 प्रोटॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन तीनों के तीनों क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए हाइड्रोजन के, ठीक है। आइसोमर्स इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन अलग होता है और एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है, 1 2 3, तो नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, इट इज़ नोन एज आइसोटोप्स। तो पोजीशन जो होती है आइसोटोप की उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की थी। इन्होंने सबसे बड़ी गलती जो करी थी, निकल और कोबाल्ट को के एटॉमिक मासेस को उन्होंने गलत जमाए थे, ठीक है, उन्होंने गलत ऑर्डर में लिखे थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मासेस के ऑर्डर में लिखना चाहिए था, ठीक है। बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि सबसे पहले कम मास वाला हो, उसके बाद ज़्यादा वाला हो, लेकिन निकल और कोबाल्ट में ये बात गड़बड़ हो गई। देखिए कैसे, निकल और कोबाल्ट यहाँ पर लिखा, ठीक है, 58.9 58.7, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट की जगह निकल होना चाहिए और निकल की जगह कोबाल्ट होना चाहिए, तो उन्होंने उस चीज़ को ऑपोजिट हुई थी, तो ये भी एक वन ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ मेंडलीव्स लॉ था, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की जो जगह थी, हाइड्रोजन की जो पोजीशन में थी, उसमें जो आज न्यू पीरियोडिक टेबल है उसमें भी फिक्स नहीं है, तो इन्होंने भी फिक्स नहीं बताई थी उस समय प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, जो आज भी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, ठीक है। अभी तक आपने पूरी वीडियो में आपने जितना भी देखा है उसको आप थोड़ा वीडियो पॉज करके लिख लें, फिर से देख लें, और क्योंकि ये जो लिमिटेशंस और मेरिट्स है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम अभी आगे चलेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि अब कि 3 ऐसे पीरियोडिक टेबल हैं जिस पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए,
हेनरी मॉसले। हेनरी मॉसले ने ये कहा कि डॉबेनेर, न्यूलैंड और मेंडलीव्स ने भी सब गलती करी थी। तीनों किसके पीछे पड़े हुए थे? एटॉमिक मास के साथ लगे हुए थे। लेकिन हेनरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये देखा कि हम एटॉमिक मास नहीं, हम एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को जमाएंगे, उनको ऑर्डर करेंगे। ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, याद रखना है जो आज की डेट में हम जो पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं वो किसके बेस पे है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके पहले बाकी जो 3 थी वो एटॉमिक मास थी, लेकिन हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपने स्कूल में भी देखा है और नेट पे भी देखा है। अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जितने भी कॉलम्स होते हैं जिनको वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ग्रुप है, तो वो कितने? 18 है। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर एक पूरे 18 ग्रुप है। और पीरियड्स कितने हैं? 7 है। ठीक है, और 7 पीरियड्स यहाँ पर प्रेजेंट है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। अगर हम यहाँ क्या देखेंगे कि ग्रुप ऑफ पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ जो सिलेबस में दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। अब पीरियड्स यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम थर्ड वाला लेंगे, सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सोडियम की। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पीरियड में हमने सोडियम को लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कोई भी एक पीरियड ले लिया है हमने यहाँ पर थर्ड लिया है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने और देने की ताकत होती है, उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें कितनी शक्ति है इलेक्ट्रॉन्स देने और लेने की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सोडियम की, तो यहाँ पर 2, 8, 1। ठीक है, 2, 8, 1। और मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो 2, 8, 2। ऑलराइट, उसके बाद एल्यूमिनियम के अगर हम देखते हैं तो 2, 8, 3। उसके बाद सिलिका में हम देखेंगे 2, 8, 4। इस तरीके से 4। फॉस्फोरस का है 2, 8 एंड 5। सल्फर का की अगर हम बात करें तो 2, 8, 6। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 2, 8 एंड 7। आर्गन की जो हम बात करेंगे वो फुल होता है 2, 8 एंड 8। ठीक है, तो ध्यान से आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या डिफरेंस हमको दिख रहा है। वैलेंस का क्या मतलब होता है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस तरफ को लेफ्ट को अगर हम बात कर लेंगे और लेफ्ट से राइट जाने में क्या हमको डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्या इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वैलेंस है, फिर 2 है। ठीक है, मतलब आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज ही हो रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 करके पूरा 8 आर्गन तक पूरा अपना उसने शेल अपना फिल कर लिया है। ठीक है, पूरे टेबल में से आप कोई भी एक पीरियड उठाओगे और लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको दिखेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज ही होंगे। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पहले बताया था, तो सोडियम का है एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, रिलीज़ करना होता है। मैग्नीशियम को 2 देने होते हैं, एल्यूमिनियम को 3 रिलीज़ करने होते हैं। और उसके बाद
सिलिका जो होता है उसको यहाँ पे 4 वो दे भी सकता है, ये मेटलॉइड होता है, ठीक है, 4 दे भी सकता है, दे भी सकता है। और फॉस्फोरस को यहाँ पे -3 हो जाता है, लेने होते हैं, सल्फर को लेने होते हैं -2, क्लोरीन को यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेना होता है, और आर्गन को न्यूट्रल होता है 0, क्योंकि उसके एटोमोस्ट शेल फिल हो जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट से आप बोल सकते हो राइट जाने पे यहाँ पर क्या आपको डिफरेंस लिख रहा है, क्या इफेक्ट दिख रहा है कि जो वैलेंसीज जो हो रही हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, ठीक है, एक कम है, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 4 तक जाती है, उसके बाद नेगेटिव लास्ट में जाके 0 हो जाती है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पे पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने में पहले इंक्रीज होती है वैलेंसी, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले 1 2 3 4, ये 4 आ गया सबसे हाईएस्ट पीक, उसके बाद फिर धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है, -3 -2 -1 फिर 0, ठीक है। वैलेंसी विल बी इंक्रीज्ड इन द बिगिनिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड देन फ्रॉम द मिडल इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग टिल द राइट, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड है साइज ऑफ एटम्स, ठीक है। एक पीरियड का वो है साइज ऑफ एटम्स। अब साइज ऑफ एटम्स का मतलब क्या है कि कितना साइज का एटम होगा। तो अगर हम बात सोडियम की करते हैं तो सोडियम का साइज कुछ इस तरह का होता है। पहले ये तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर फर्स्ट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में होंगे आपके दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले में जो इलेक्ट्रॉन शेल है उसमें 11 होते हैं, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और मैग्नीशियम में जो होगा, जो थर्ड वाला जो शेल होगा मैग्नीशियम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 4 5 6 7 और इसमें और फिर पूरा फिल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेक्सले के यहाँ पर थर्ड के अंदर शेल के अंदर थर्ड ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे पीरियड में तो आपका जो साइज ऑफ द एटम है वो बढ़ रहा है, ठीक है। आपको देखने से तो लग रहा होगा कि ये बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है ये हम समझेंगे, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस आउटरमोस्ट शेल में इंक्रीज होंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट से जब आप राइट मूव करेंगे, एंड दिस पार्ट इज राइट, ओके, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज होती है और यहाँ पर धीरे धीरे साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब डिक्रीज क्यों हो रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, सबसे आउटरमोस्ट शेल में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन से वो अट्रैक्ट होंगे, तो वो जो ऑर्बिट है सबसे लास्ट वाला वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा श्रिंक होगा, और जितना ज़्यादा श्रिंक होगा उतना ज़्यादा वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऑब्वियसली वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब हम साइज़ की बात जब हम करेंगे तो वो घटते जाते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि मेटल या मेटल नॉन मेटल या मेटलॉइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो मेटल होता है। ये मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम रिलीज कर रहा है। अब सिलिका है वो ना तो मेटल है ना मेटलॉइड है, ये मेटल है ना नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है। फिर आप उसके आगे नॉन मेटल्स चले जाएंगे आगे तो वो नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव्स हैं, जितने भी लेते हैं वो मेटल है, और जितने लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेटल होने का गुण है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम है, सोडियम से मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप आर्गन तरफ जाओगे वो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते हैं। पहले मेटल होता है, फिर मेटलॉइड आता है, उसके बाद नॉन मेटल्स आते हैं, उसके बाद इनर्ट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है।
केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट कितनी जल्दी किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर सकती है, ठीक, कितनी जल्दी वो उससे रिएक्शन करते हैं, उससे हम कहते हैं हाई केमिकल रिएक्टिविटी। तो कोई भी चीज़ कितनी जल्दी रिएक्ट करेगी वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। जितनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा उतनी ही जल्दी वो केमिकल से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो क्या होगा, उसके अंदर आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे तेज़ी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम थोड़ा सा कम है, एल्यूमिनियम थोड़ा और कम हो जाएगा, सिलिका आधा ले भी सकता है और दे भी सकता है, फॉस्फोरस अब यहाँ पर लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है। तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन्स लेना स्टार्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा थोड़ा ज़्यादा होगा। जो सल्फर है वो 2 लेगा और क्लोरीन 1 लेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर जहाँ तक केमिकल रिएक्टिविटी हाई से लो जाती है, फिर दोबारा लो से हाई जा सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम इन बिटवीन मेटलॉइड तक आके एकदम लो हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। उसके बाद रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्टिविटी इट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है। तो सोडियम की हाईएस्ट होती है क्योंकि वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक ही करना रहता है, इसलिए हाई रिएक्टिविटी। और यहाँ क्लोरीन जो है बस एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी एक लेगा, तो उतना जल्दी वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए पहले हाईली रिएक्टिव होता है, सिलिका पे आते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स पे आते आते यहाँ पर हाई रिएक्टिव हो जाती है, ठीक है। पहले मैक्सिमम से फिर मिनिमम फिर से फिर मैक्सिमम। अगर नेक्स्ट है हम देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इसका मतलब क्या होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का मतलब ये होता है कि 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते 6 होते हैं, ठीक है। जो भी आपके पीरियड में आएंगे उसके जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो किस नेचर का बनेगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम एक नोट कर लेंगे, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो उनके किस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। जो सोडियम का हम देख लेते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बनेंगे वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आने वाला कौन हो गया, एल्यूमिनियम एंड सिलिका। ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्साइड जो होगा वो एम्फोटोरिक होगा, ठीक है। एम्फोटोरिक क्या होता है इसको हम समझ लेंगे। एम्फोटोरिक का मतलब जो एम्फोटोरिक वो होते हैं जो कभी कभी एसिड की तरह बिहेव करते हैं या कभी कभी बेसिक की तरह बिहेव करते हैं। तो एल्यूमिनियम एंड सिलिका जो ऑक्साइड होंगे ये एम्फोटोरिक ऑक्साइड होगा, जो कभी कभी बेसिक की तरह भी बिहेव करेगा या कभी कभी एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम बेसिक कंक्लूडिंग यहाँ पर कर सकते हैं तो किस तरह से नेचर कर सकते हैं, किस तरह से ऑक्साइड कन्वर्ट होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे बेसिक नेचर से आप किस नेचर की तरफ मूव कर रहे हो, एसिडिक नेचर की तरफ मूव करते जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिक से आप पहले एम्फोटोरिक होते हो, उसके बाद एसिडिक में चले जाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स हो गए, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप की, ठीक है। ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे जो वर्टिकल होते हैं, जो ऊपर से नीचे कॉलम वाले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला ही हमने ग्रुप यहाँ पर देखा है, उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीशियम ये सब है। तो जितने भी आपके ग्रुप होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में सेम ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे जो लास्ट उनकी जो ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स के जो लास्ट के ऑर्बिट होते हैं, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1 ही होती है, ठीक है। सबसे लास्ट वाली बात कर रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दे विल बी ऑल सेम, ठीक है। सबसे लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम रहता है, ठीक है। आप ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेम मिलते हैं, ठीक है।
दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें वैलेंसी की, ठीक है, जो यही दोनों में वही बात हो रही है जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर बाहर के इलेक्ट्रॉनिक में 1 है तो उसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगी, ठीक है। आप ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाओ, वो सेम होगी। अब ये थर्ड है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पे ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कितने ऑर्बिट्स हैं, सिर्फ 2 हैं, 3, ठीक है। यहाँ पे 4 है, ठीक है। रुबिडियम के कितने हैं आपके, 5 ऑर्बिट्स हैं। तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने में एटम्स के साइज़ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं और एक ही हैं तो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है वो प्रोटॉन से, तो कोई श्रिंक होने वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो सेम वैसे ही रहेंगी, लेकिन ऑर्बिट्स बड़े होने की वजह से एटॉमिक साइज बड़े हो जाएंगे। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। कोई भी मेटल्स के ऊपर से नीचे जाने या नीचे से ऊपर जाने में जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो किस तरह से होगी, ठीक है, मेटल्स या नॉन मेटल्स में। यहाँ पर जो कॉलम हो सकता है या तो मेटल का हो सकता है या नॉन मेटल का हो सकता है, ठीक है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी वो केमिकल से दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल वाला जो कॉलम है वो जो मेटल करता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, लूज करता है। सोडियम भी लूज करता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेशियम, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेटल के केसेस में ऊपर वाला जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव मतलब कि सबसे कम रिएक्टिव होता है। क्यों होता है हम बताएंगे उसको। और नीचे वाला जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। नॉन मेटल के केस में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ऊपर वाला जो मोस्ट रिएक्टिव होता है और सबसे नीचे वाला जो कॉलम होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब रीज़न हमको समझना है अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल का लीस्ट ऊपर वाला क्यों होता है। मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। अब इलेक्ट्रॉन को देने के लिए यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा हम डायग्राम बना लेंगे ऑर्बिट का। यहाँ पर सिर्फ 3 है और नीचे वाले का कितना है, 7 ऑर्बिट है, ठीक है। 7 ऑर्बिट्स, 1 3 4 5 6 7, इस तरह से मान लीजिए 7 ऑर्बिट्स हैं उसके, ठीक है। जो सबसे आउटरमोस्ट सेल में होगा, ठीक है, बाहर वाले में से होगा। एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे ये बताओ, जो न्यूक्लियस है उससे ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है कि ये वाला ज़्यादा दूर है? ऑफ कोर्स नीचे वाला ज़्यादा दूर है, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से, उतना कम अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो जितना कम अट्रैक्शन होगा इतना ईजिली वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो नीचे जैसे जाते जाते वहाँ पे एटम का जो साइज़ वो बढ़ जाता है। एटम का साइज़ बढ़ने में इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में आसानी होती है, ठीक है। मेटल्स के केस में ऊपर से नीचे आने में लीस्ट से मोस्ट रिएक्टिविटी केमिकल की मिलती है। सेम चीज़ आपके नॉन मेटल के केस में, तो ऊपर मोस्ट मिलता है और नीचे लीस्ट मिलता है। ऐसा क्यों? नॉन मेटल्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम यहाँ पर भी सेम होता है। यहाँ पर मान लो, और यहाँ पर इस तरीके से 2 ऑर्बिट है और नीचे वाले में 7 ऑर्बिट या 6 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा होगा लेने के लिए, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा लेने के लिए। इन दोनों में से कौन सा आपको एलिमेंट ज़्यादा कौन सबसे जल्दी अट्रैक्ट करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को तो आपको न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे जिसके पास में मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे, जिसके डिस्टेंस बहुत कम होगा, वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जितना जल्दी अट्रैक्ट करेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। तो जितनी जल्दी रिएक्शन करेगा इट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में जितने आउटरमोस्ट शेल में जितने कम हो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके अभी उसको बना लें। अब बात करते हैं अपन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो पिछला वाला जो हमने समझा है वो सेम ऐसे ही है, वो केमिकल रिएक्टिविटी के जैसे ही है। कैसे, हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मेटल का हमने यहाँ पर एक कॉलम लिया है, ठीक है। मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब आप बताओ, जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल होगा, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आप बताओ कि इनमें से
LINAK, RBCS, FR, इनमें से कौन से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो इतना अच्छा मेटल होगा। ठीक है, आप चाहे तो अभी वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्व देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कौन वो मेटल अच्छा बनेगा। ठीक है, आई होप आपने कर दिया होगा। अगर आप देखिए, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पर इनमें से जिनके पास जितना दूर आउटरमोस्ट शेल में न्यूक्लियस होगी वो जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो लिथियम यहाँ पर देखिए बहुत पास में। ठीक है, और FR में देखिए जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। ठीक है, और जितना दूर है वो उतनी जल्दी लूज़ करेगा, जितनी जल्दी लूज़ होगा वो उतना अच्छा वो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपना शो करेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, जितना हम नीचे से ऊपर जब जाते हैं, ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते हैं, तो वो नॉन और सेम चीज़ नॉन मेटालिक में कम हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड और कोई भी अगर डाउट है तो आप प्लीज़ गूगल क्लासरूम में मुझे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आई विल बी रेडीली हैप्पी टू सॉल्व एनी डाउट्स यू हैव। और इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं फिर से सॉल्व कर दूँगी।